तो आज हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट ये क्या है और ये किस तरह से किसी भी देश को डेवलपमेंट में ट्रेड में मदद करता है और ये क्या डिनोट करता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना कि यह जो भी ट्रांजैक्शन होता है गुड्स एंड सर्विस का इंटरनेशनली उसी का एक बही खाता है ना, अकाउंट। उदाहरण के लिए हम उसको आपको उदाहरण से समझाते हैं ताकि जल्दी समझ में आए। जैसे मान लिया जाए कि दुकानदार भाई साहब हैं, इनके पास गुड्स एंड सर्विस का दुकान है, तो इनको बहुत सारे कस्टमर आते हैं इनके पास, है ना। बहुत सारे कस्टमर आते हैं तो इनको काफ़ी अच्छे से जान पहचान है ना। तो इस कारण है जो कभी कभी उधार भी दे देते हैं कस्टमर को। तो उनके लिए उसके लिए ये कॉपी में नोट करते हैं, अपने डायरी में नोट करते हैं कि कस्टमर C1 उन्होंने कब उधार लिया, कितना अमाउंट उधार लिया, कब उन्होंने पेमेंट किया, तब जाके उस पर से उसको ये क्लियर कर देते हैं। मतलब हुआ कि अपने ट्रांजैक्शन का आदान प्रदान का लेन देन का हिसाब बारी रखते हैं, लेखा जोखा रखते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। ठीक इसी प्रकार भी होता है किसी भी देश के लिए कि जब वह ट्रेड करता है देश, जब ट्रांजैक्शन होता है एक देश से दूसरे देश के लिए, तो उसका लेखा जोखा उस देश का सेंट्रल बैंक रखता है। जैसे इंडिया के केस में इनका लेखा जोखा इंडिया का अपना RBI रखेगा, है ना। इसीलिए यहाँ लिखा गया है। और ट्रांजैक्शन किसी भी का हो सकता है, पब्लिक का हो सकता है ना, रेसिडेंट का हो सकता है, कंपनी का हो सकता है, गवर्नमेंटल बॉडीज का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। बस ये बात है कि वह इंडिया में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, है ना, या इंडिया से बाहर होना चाहिए, राइट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट record of the transaction in the goods and service and asset between resident companies, government and its bodies of the country with the rest of the world for the specified time typical year। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये है कि देश से कितना ट्रांजैक्शन हुआ इसका लेखा जोखा है ना। तो आप ये भी जान चुके हैं कि ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको बैंक में है जो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी अकाउंट, है ना। जो आपको आप जब रुपया बैंक में डालेंगे तो आपको डॉलर देगा, इसके जिसके मदद से आप ट्रेड कर पाएंगे। फिर जब अब्रॉड से जो आप ट्रेड करके आए हैं वो अपने बैंक में डालेंगे, फिर आपको इंडियन रुपये मिल जाएगा। फिर वो बैंक क्या काम करेगा कि वो RBI के पास जमा कर देगा, और RBI के पास जब जमा करेगा तो RBI उसे इंडियन रुपी डोमेस्टिक करेंसी देगा और वे फिर अपना सिस्टम रन करते रहेगा। तो पेमेंट ऑफ बैलेंस इस तरह से होते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि पेमेंट जब भी ट्रेड होता है इंटरनेशनली तो हमें जानते हैं कि ये हार्ड करेंसी में होता है। हार्ड करेंसी जिसका डिमांड ग्लोबली हो, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, है ना। The internationally trade purpose that transaction record of the such trade is maintained by RBI. This is referred to balance of payment। अब हम ये जानते हैं कि ट्रेड में इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, दोनों होता है। उसको हम ट्रेड के रूप में जानते हैं। तो इंपोर्ट के मतलब हो गया कि आप किसी दूसरे देश से आप अपने देश में गुड एंड सर्विस को मंगाएं। और एक्सपोर्ट के मतलब हुआ कि आप अपने देश से किसी दूसरे देश में आप गुड्स एंड सर्विस
बेचे हैं, है ना। तो इसको अब हम जानने की कोशिश करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरह से है और एक क्या है, और इसमें हार्ड करेंसी किस तरह से इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसको हम जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से या यूएसए से, इंडिया ने यूएसए से कुछ मेडिसिन मंगाए या कुछ टेक्नोलॉजी मंगाए, ठीक, टेक्नोलॉजी मंगाए, तो यूएसए ने इंडिया को भेजा, तो इंडिया ने मंगाया तो ये इंडिया के लिए इंपोर्ट हुआ, है ना। तो इंडिया इसके बदले में इसको हार्ड करेंसी देगा, ऐसा करेंसी देगा जो ग्लोबली डिमांडेड हो, रिलायबल हो, तो इसको डॉलर दिया, और ये टेक्नोलॉजी अपने पास इंडिया रख लिया, डॉलर इसको दे दिया और ये डॉलर चला गया यूएसए। तो इसको हम कहेंगे कि इंडिया का डॉलर इंडिया से बाहर हो गया, मतलब आउटफ्लो हो गया, है ना। और जब इंडिया ने मान लिया जाए कि यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट किया, जैसे मान लिया जाए कि व्हीट किया, गेहूं, तो जब इंडिया ने अमेरिका को गेहूं भेजा तो अब अमेरिका इसके लिए उसको कुछ पेमेंट करेगा डॉलर, तो ये डॉलर है जो यूएसए से कहाँ चला आएगा, अपना इंडिया के पास चला आएगा, तो ये इम्पोर्ट हुआ, मतलब इनफ्लो हुआ, है ना, इनफॉलो हुआ, इनफॉलो ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट इंप्लाइज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, एक्सपोर्ट इंप्लाइज इनफॉलो ऑफ फॉरेन करेंसी, राइट। और हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी और इंटरवेंशन करेंसी ये तो पहले ही जान चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आइकन बटन है, आप उससे जाकर के वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से आरबीआई अपना लेखा जोखा जो है ना रखता है पूरे ट्रांजैक्शन का, वह बैलेंस ऑफ पेमेंट है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट समराइज ऑल ट्रांजैक्शन that a country's individual companies, government bodies, this transaction consists of import, export of goods and service and capital, as well as transfer of payments such as foreign aid and remittance. Foreign aid, it means that कि आपको विदेश से कुछ सहायता मिला, और रेमिटेंस का मतलब हो गया कि जो भारतीय विदेश में कमाते हैं और वो जो पैसा यहाँ भेजते हैं वो रेमिटेंस हुआ। अब हम ये भी जानते हैं कि जब आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में आपको 3 कंडीशन हो सकते हैं, है ना। ट्रेड में आपको 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन हो सकता है कि आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हुआ हो या नुकसान हुआ हो या फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ हो, मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वह हो सकता है कि आप सरप्लस में हो या न्यूट्रल में हो या डेफिसिट में हो। सरप्लस के मतलब हो या कि आप पॉजिटिव में फायदे में है, न्यूट्रल के मतलब है कि आप न फायदे में है न, मतलब कि एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इम्पोर्ट, दोनों बराबर है, नेट जीरो। और डेफिसिट के मतलब हुआ कि आपको एक्सपोर्ट के अपेक्षा में इम्पोर्ट ज़्यादा है, मतलब आपको फॉरेन करेंसी इनफ्लो के अपेक्षा में आउटफ्लो ज़्यादा है, मतलब कि आपके देश में फॉरेन करेंसी रिजर्व आने के अपेक्षा आपके देश से ज़्यादा बाहर जा रहा है ना, इसी कारण आप घाटे में, डेफिसिट में। तो सरप्लस और डेफिसिट और न्यूट्रल, तो ये तो कभी संभव है ही नहीं, न्यूट्रल तो कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही देश हैं जहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर होते हैं, मतलब जितना वस्तु आप मंगाए हैं उतना ही वस्तु आप एक्सपोर्ट भी करेंगे, ऐसा कभी संभव है ही नहीं, है ना। और ये कभी संभव
हो भी नहीं सकता है आज के युग में, क्योंकि आजकल बहुत सारे वेरियस गुड्स एंड सर्विस का डिमांड होते ही रहता है, यूज करते ही रहते हैं, तो ये संभव है ही नहीं। तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। अब सरप्लस में हो सकता है और डेफिसिट हो सकता है, ये दोनों मेजर केस हैं। सरप्लस खास करके डेवलप्ड कंट्री में हो जाता है, जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, जो डेवलप्ड कंट्री हैं। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम एक्सपोर्ट करते हैं, वह बहुत कम ही इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास लगभग हर चीज़ की साधन है। और डेवलपिंग कंट्री, लोअर डेवलपिंग कंट्री है जो वो अक्सर डेफिसिट में ही रहते हैं। कभी कभार सरप्लस में भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम डेफिसिट में रहते हैं। अपना इंडिया तो 99% टाइम्स डेफिसिट में ही रहता है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ इनफ्लो इज द लेस देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। तो आरबीआई इज डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स ऑफ अकाउंट। अब ये जो लेखा जोखा है, इसको आरबीआई 2 अकाउंट में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। और वो अकाउंट है करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में आप जानते होंगे कि करेंट अकाउंट वो होता है जिसमें आप डे टू डे एक्सपेंडिचर और इनकम का लेखा जोखा रखते हैं, और कैपिटल अकाउंट वो है जिसमें वंस ए वाइल का लेखा जोखा रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझा देते हैं थोड़ा सा, कि जैसे आप कार खरीदें, राइट, आपने कार खरीदा, तो इसके लिए आपने शोरूम में एक बार पैसा दिया, है ना, तो ये वंस ए वाइल हो गया, वंस ए वाइल इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपने इसको पेट्रोल, डीजल, इसको मेंटेनेंस, सर्विसिंग के लिए आप डे टू डे, महीने महीने, प्रतिदिन लगभग इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो डे टू डे ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो इसको हम लोग रखेंगे करेंट अकाउंट में। वंस ए वाइल हुआ, जो एक बार की खर्चा हुआ, जैसे कार खरीदे, तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट में। तो अब करेंट अकाउंट में रेगुलर डे टू डे इनकम और एक्सपेंडिचर को इसमें गणना करते हैं, और कैपिटल अकाउंट में है कि वंस ए वाइल इनकम और एक्सपेंड को गणना करते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट में हो गया, जैसे फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आता है वो हो गया, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी विदेश से लोन लिया है वो हो गया, एफपीआई हो गया, है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई के बारे में। अभी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो अब है जो करेंट अकाउंट भी 2 भाग में बांटा गया है। पहले तो ये हम जानते हैं कि आरबीआई ने 2 अकाउंट में इसको डिवाइड किया है। पहला अकाउंट तो है करेंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो इसमें हम लोग रखते हैं डे टू डे एक्सपेंडिचर या इनकम को, इसमें रखते हैं वंस ए वाइल इनकम या एक्सपेंडिचर रखते हैं, जैसे एफडीआई, लोन्स, ग्रांट्स, एफपीआई। और इसमें करेंट अकाउंट में डे टू डे वाला रखेंगे। और इसको भी करेंट अकाउंट के भी 2 भाग में बांटा गया है। इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। एक रखा गया है गुड्स के लिए और एक रखा गया है सर्विस के लिए। तो गुड्स वाला को कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इसको कहते हैं सर्विस वाला के बैलेंस ऑफ इनविजिबल। गुड्स के इनविजिबल के मतलब होगा जिसे आप महसूस कर सकते हैं, है ना, देख तो नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। गुड्स है कि जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो इंडिया जो है इंडिया इज मैक्सिमम टाइम डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि इंडिया है जो मैक्सिमम टाइम इंपोर्ट ही कराता है गुड्स का। इस कारण इंडिया का आउटफ्लो ज़्यादा है फॉरेन करेंसी का, और जबकि सर्विस में हम लोग सरप्लस रहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत जो है विश्व में नंबर 1 है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर में। जितना सऊदी अरब और सब क्रूड ऑयल नहीं एक्सपोर्ट कर पाते होंगे, उतना अपना इंडिया जो है विश्व में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर देता है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर के नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर है अपना इंडिया पूरे वर्ल्ड में, राइट।
तो इस तरह से बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में हम लोग जाने, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जाने। अब ये जो होता है ना, इसको आरबीआई के जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि इसमें है जो दो तरह के, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। जैसे हम आपको आगे दिखाते हैं, जैसे यहाँ देखिए 2019 में अपना इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड -157.51 बिलियन था, जबकि बैलेंस ऑफ इनविजिबल पॉजिटिव में था और बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट नेगेटिव में था। यहाँ भी देख रहे हैं कि 2020-21 में भी नेगेटिव में है, यहाँ बैलेंस ऑफ इनविजिबल पॉजिटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में है। 21-22 में नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में। तो आखिर इसका मतलब क्या है? तो नेगेटिव के मतलब हो गया कि डेफिसिट हो गया और पॉजिटिव का मतलब हो गया कि आप सरप्लस में है, मतलब आपके पास उतना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आपके पास। और नेगेटिव के मतलब हो गया कि आपको उतना का कमी पड़ गया है। जैसे यहाँ -24 बिलियन है, जैसे यहाँ -24 बिलियन है, तो इट मीन्स दैट यू हैव डेफिसिट, यू हैव डिफिशियंसी ऑफ 24 बिलियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। मतलब आपको ट्रेड में 24 बिलियन की कमी पड़ गई। और पॉजिटिव के मतलब हो गया कि आपको जैसे यहाँ 132.85 पॉजिटिव है, मतलब कि आपको सरप्लस में है, आपके पास उतना मैक्सिमम आया है, राइट। तो अब करेंट अकाउंट में कौन कौन से पैरामीटर है और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से पैरामीटर है, थोड़ा उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो करेंट अकाउंट में जानते हैं कि डे टू डे खर्चे के लिए और इनकम एक्सपेंडिचर का उसमें लेखा जोखा रखा जाता है करेंट अकाउंट में, जबकि कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है वंस ए वाइल, है ना, जो आप एक बार खर्च किए। तो करेंट अकाउंट में जैसे आ गया डे टू डे वाला में आ गया, जैसे कि रेमिटेंस हो गया, ग्रांट हो गया, है ना, ये सब आ गया। और कैपिटल अकाउंट में हो गया जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग कैपिटल। और यहाँ बैंकिंग कैपिटल क्या है, इसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बैंकिंग कैपिटल क्या है। तो बैंकिंग कैपिटल जो है ना, जो इंडिया में जो फॉरेन बैंक हैं और जो फॉरेन में इंडियन बैंक है, मतलब इंडिया में जो फॉरेन बैंक हैं और जो इंडियन बैंक फॉरेन में है, उन दोनों के पास जो फॉरेन करेंसी है उन दोनों के डिफरेंस लेते हैं, दोनों के नेट मतलब डिफरेंस लेते हैं, इनके मतलब इनके एसेट माइनस लायबिलिटीज और उनके एसेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो नेट कैपिटल आ जाएगा, तो उसको कहते हैं बैंकिंग कैपिटल। अब इंडिया के हम देख रहे हैं कि यहाँ बीओपी जो है 2021 में कि यहाँ पॉजिटिव में है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जब हम देखते हैं तो सरप्लस में, पॉजिटिव के मतलब हो गया। और यहाँ देख रहे हैं कि करेंट अकाउंट पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब क्या है? तो बीओपी पॉजिटिव के मतलब है कि इंडिया में इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है। इनफ्लो ज़्यादा है तो बैंकों के पास अतिरिक्त डॉलर बच जाएंगे, ठीक, जिसको वह आरबीआई को देगा, जिससे इंडिया के फॉरेन रिजर्व बढ़ जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व बढ़ गया है, ये आराम से ट्रेड कर सकता है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में जो हम पॉजिटिव बैलेंस देखने को मिलता है, उसमें सरकार द्वारा लिया गया लोन से भी आया हुआ डॉलर को इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम इसको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट को हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव में है, मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब हो गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में है, मतलब कि आपके पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, ज़्यादा है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो फिर आप उतने ही स्ट्रांग हैं,
आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो इंडिया का हम देखते हैं कि करेंट अकाउंट पॉजिटिव में है। जैसे यहाँ रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, जैसे 2021 में यहाँ 24 बिलियन सरप्लस में है। तो सरप्लस के मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में है, तो हम लोग को खुशी होना चाहिए कि इंडिया के पास पॉजिटिव में है। लेकिन ये जो पॉजिटिव है वो करेंट अकाउंट का है। तो करेंट अकाउंट में देख रहे हैं कि डे टू डे एक्सपेंडिचर और इनकम के लिए उसमें लेखा जोखा रखा जाता है। तो सरकार, गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है डे टू डे खर्चे के लिए, लोन लेती है फॉरेन से, और जो लोन लेती है तो उसके बदले में आपको उसको इंटरेस्ट रख के ना देना पड़ेगा। मान लिया जाए कि आप $10 लिए हैं विदेश से अपने डे टू डे खर्चे के पूरा करने के लिए, तो आपको इसके लिए इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जो आप अमाउंट ले, मैंने कहीं उससे आपको ज़्यादा अमाउंट चुकाना भी पड़ेगा, तो चुकाना होगा। तो ये एक उधारी को दर्शाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव से देश में बेहतरीन परफॉर्मेंस करे कोई जरूरी नहीं है। यानी इंडिया में करेंट अकाउंट में जो डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कैपिटल अकाउंट से उधार ले रही है। कैपिटल अकाउंट मतलब समझे ना कि वन से वाइल एक बार जो मोटा पैसा आया, इसके कारण है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव दिख रहा है। अब इसका क्या, तो हम फिर ग्लोबल लेवल पर परफॉर्मेंस जानने के लिए कौन सा अकाउंट को कंसीडर में लेते हैं, तो उसके लिए हम लेते हैं कैपिटल अकाउंट को। तो ग्लोबल लेवल पर किसी कंट्री के परफॉर्मेंस यानी इंटरनेशनल ट्रेड की स्थिति जानने के लिए, मेजर करने के लिए करेंट अकाउंट का इस्तेमाल होता है, न कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का। फिर से इसको दोहरा देते हैं कि ग्लोबल लेवल पर किसी कंट्री के परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए करेंट अकाउंट का इस्तेमाल होता है, न कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का। और हम यहाँ देख रहे हैं कि करेंट अकाउंट मैक्सिमम टाइम यहाँ नेगेटिव में ही है, मतलब डेफिसिट में ही है। मतलब किसी देश का परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटिवनेस ट्रेड का पता हमें करेंट अकाउंट से चलेगा, न कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो दोनों है, डेफिसिट और सरप्लस दोनों है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव का मतलब है कि बैंक ने बचा हुआ डॉलर आरबीआई को दे दिया है, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ गया है। यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आरबीआई ने बैंक को रिजर्व में से, वो जो रिजर्व रखे हुए था उसमें से उठाकर डॉलर दे दिया है, ताकि देश के लोग के अपना जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। राइट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसको नेगेटिव और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, और ये रिपोर्ट देख सकते हैं। ये आरबीआई के आप साइट पर जा करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को चेक कर सकते हैं कि कब पॉजिटिव हुआ, कब नेगेटिव हुआ, कितना डेफिसिट हुआ, कितना सरप्लस में हुआ। ये हर साल है जो ये आपको चेंज कुछ ना कुछ देखने को ही मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आ गई होगी। थैंक यू।